इंडियन एनिमे बन रहा है, लेकिन सपोर्ट आई लव दिस लाइन। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। DQN इंडिया का पहला एनिमे मेड बाय AI। वो खुद का एनिमे बना रहे हैं जिसका नाम है DQN। कि इन भाई साहब ने अपने टैलेंट को सिर्फ जापान के स्टूडियोज में लिमिट नहीं किया। Forgot to tell you, this is made by AI. What? India's first anime DQN। इंडिया की अपनी एनिमे आ रही है और वो भी जापान से। जापान और इंडिया का कोलैबोरेशन के साथ एक एनिमेशन आ रही है जिसका नाम है DQN। और यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि DQN ट्रेडिशनल एनिमे जैसे भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है जो है पहले आर्ट को हैंड्स ऑन बनाना और फिर AI के जरिए उसे पॉलिश करना और एंड में अपने खुद के बनाए हुए एप्लीकेशन से उसे एनिमेट कर देना। सुनने में लगता है कि जैसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट हो, है ना? लेकिन क्या ये सच में सही है? अब देखो यहाँ पे दो कैंप्स बन जाते हैं। एक तरफ वो लोग जो बोलते हैं ये इनोवेशन है और इससे छोटे स्टूडियोज भी अच्छे से एनिमेशन बना पाएंगे, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं नहीं भाई ये सब AI स्लॉप है क्योंकि ये एनिमे की बेइज्जती है। और मैं यहीं पर अटक गया हूँ क्योंकि इसको देख के तो लगता है कि फ्यूचर के लिए एक डायरिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जरा सोचो क्या ये सच में एनिमे का रूप है या फिर बस एक शॉर्टकट? क्या ये एक पैशन प्रोजेक्ट है या फिर बस एक शाइनी गिमिक? सबसे पहला और सीधा सवाल लेते हैं, DQN आखिर है क्या? देखो सबसे पहले तो वो आर्टवर्क को अपने हाथों से बनाते हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स या फिर डिजाइन ये सब पहले आर्टिस्ट बनाते हैं पेपर या फिर डिजिटल टैबलेट पर। मतलब कि ये प्योर AI जनरेटेड नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट में इंसान की कला है, फिर अगला स्टेप है AI इंटरवेंशन, जहाँ वो अपना आर्टवर्क AI के जरिए चलाते हैं ताकि डिटेलिंग, क्लीन अप या फिर कभी कभी कंसिस्टेंसी मैनेज हो जाए। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी डिबेट होती है क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आर्ट की सोल ही चले गई और एंड में वो लोग एक कस्टम एप्लीकेशन यूज करते हैं जो उन्होंने खुद बनाई है। उसके जरिए वो ड्राइंग्स को एनिमेट करते हैं जैसे मूवमेंट, एक्सप्रेशन या फिर ट्रांजिशन। मतलब उन्होंने पूरा एक पाइपलाइन डिजाइन कर दिया है जिसमें हाथों की कला प्लस AI पॉलिश प्लस इन हाउस एनिमेशन सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। अब देखो भले ही सुनने में लगता है कि हाइब्रिड मॉडल है, ना तो पूरा AI है ना पूरा मैनुअल, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का शॉर्टकट लिया गया है और थोड़ा बहुत ह्यूमन टच का। लेकिन एनिमे सिर्फ ड्राइंग्स और मूवमेंट का नाम तो नहीं है ना। एनिमे एक जबान है जहाँ हर फ्रेम में एक इंसान की मेहनत, उसका टाइम, उसका दर्द छुपा हुआ होता है और DQN इसको सिंप्लीफाई कर रहा है। और शायद वहीं पे लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है क्योंकि अगर तुम इसे प्रोफेशनल एंगल से देखते हो तो एनिमे एक चीज पे टिका हुआ है और वो है वर्कमैनशिप। क्योंकि जापान के एनिमेटर्स ने सालों लगाकर एक ट्रेडिशन बिल्ड किया है जहाँ पे हर फ्रेम, हर मूवमेंट उनके हाथों से निकलता है। एक फाइट सीन के 5 सेकंड को बनाने में कभी कभी महीने लग जाते हैं क्योंकि सिर्फ वो ड्राइंग्स नहीं बना रहे हैं, वो मोशन की फिलोसफी को समझ रहे होते हैं जिसमें टाइमिंग, स्पेसिंग, एंटिसिपेशन ये सब चीजें एक एनिमेटर के दिमाग में घुसी हुई होती है। और DQN की टेक्निक टेक्निकली स्मार्ट तो लगती है लेकिन प्रोफेशनल नजरिए से इसमें एक बहुत बड़ी कमी है और वो है ट्रेनिंग और मास्टरी की रिस्पेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर तुम एक शेफ हो और अगर तुमको कुकिंग की हर टेक्निक आती है, कटिंग, रोस्टिंग, सीजनिंग, प्लेटिंग, और फिर कोई बंदा आता है और बोलता है भाई मुझे कुकिंग नहीं आती लेकिन मैं रेडीमेड मसाला डालकर 2 मिनट में खाना बना सकता हूँ। हाँ, दोनों में टेस्ट सेम हो सकता है, दोनों ठीक लग सकते हैं, लेकिन उसमें वो मेहनत, वो डेप्थ, वो क्राफ्ट कभी नहीं आएगी जो एक ट्रेन शेफ के हाथ से आता है। और एनीमे भी वही है। प्रोफेशनल स्टूडियोज जो जापान में डिकेड से काम कर रहे हैं जहाँ पे वो अपना टाइम और जान डालकर एक सीन बनाते हैं जो हर स्ट्रोक एक एनिमेटर की आइडेंटिटी दिखाता है। और DQN जैसे प्रोजेक्ट वो मेहनत को बाईपास करते हैं जहाँ क्राफ्ट को एक टूल रिप्लेस कर देता है और इसी वजह से लोग उन्हें बोलते हैं ये एनीमे नहीं, ये AI स्लॉप है। क्योंकि एनीमे का मतलब सिर्फ देखने का प्रोडक्ट नहीं है, एनीमे एक प्रोसेस की इज्जत भी है और जब वो प्रोसेस AI के शॉर्टकट से चिपक जाता है तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। सोचो जब तुम एक एनीमे के इमोशनल सीन को देखते हो जैसे नारुतो का फर्स्ट रासेंगान या AOT में एरन का चिल्लाना या फिर डीमन स्लेयर के फाइट सीक्वेंस, तो तुम्हें सिर्फ विजुअल्स नहीं दिखते, तुम्हें उसके पीछे की एनिमेटर्स की मेहनत का एहसास भी होता है। तुम जानते हो कि किसी ने फ्रेम बाय फ्रेम ये बनाया है, उन्होंने अपने दिन रात लगाए हैं इस काम में और वही ह्यूमन स्ट्रगल तुम्हें कनेक्ट करता है। अब AI एनिमे का सीन इमेजिन करो, तुम्हें पता है कि एक एल्गोरिथम ने एक फ्रेम को फिल कर दिया, एक सॉफ्टवेयर ने स्मूथनेस डाल दी, क्या तुम उसमें वही रिस्पेक्ट फील करोगे? शायद नहीं, क्योंकि ऑडियंस के सबकॉन्शियस में एक ही चीज चलती रहती है, हम इंसानों के इमोशंस को वैल्यू देते हैं। अगर एक काम एक इंसान ने अपनी जान लगाकर किया है हम नेचुरली उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, विजुअली चाहे एनिमेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन AI एनिमे अक्सर हॉलो ही लगेगा जो अंदर से एक खाली फीलिंग देता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि क्रिएटर ने एफर्ट कम डाले हैं। और यही वजह है कि फैंस उसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आर्ट में हम मशीन से ज्यादा इंसान को ढूंढते हैं। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो एक तरफ मैं मानता हूँ कि मॉर्फिक स्टूडियो ने एक डेयरिंग स्टेप भी लिया है। एक छोटा स्टूडियो जो बड़े जापानीज स्टूडियो के लेवल के बजट के बिना एनीमे बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इटसेल्फ डिजर्व रिस्पेक्ट। मतलब कि उनमें एम्बिशन तो है, हिम्मत भी है और एक नई सोच भी है और इस सेंस में DQN अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि DQN एक AI डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है और AI का यूज अभी ऑडियंस के लिए रेड फ्लैग बना हुआ है क्योंकि एनिमे फैंस दुनिया भर में एक ही चीज चाहते हैं और वो है ऑथेंटिसिटी। वो चाहते हैं कि वो जो देख रहे हैं उसमें आर्टिस्ट की मेहनत, उसका दर्द, उसकी इंडिविजुअलिटी दिखे। अगर वो सब चीज AI शॉर्टकट से हो जाए
है तो फैंस का कनेक्शन ही टूट जाएगा। इसीलिए DQN एक डुअलिटी बन जाता है, जहाँ पे एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ शॉर्टकट। तो सच्चाई ये है कि DQN ना तो पूरा अच्छा है और ना ही पूरा बुरा, ये एक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दो, अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।